इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस 6th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से करने वाले हैं। और हम लोगों को जहां तक पता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग जिस मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म कहते हैं। लेकिन जब इस स्केलर फॉर्म को एक डायरेक्शन अगर असाइन कर दें तो उसी को हम लोग कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी सिचुएशन है हम लोग कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म्स का ही यूज करते हैं। अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को डिराइव करने वाले हैं, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी सिचुएशन आते हैं उसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म से ही डील करते हैं। लेकिन वेक्टर फॉर्म एक्चुअली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी आपको डिराइव करने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में दे देता है, प्लस नीट और IIT जेईई में आपको कूलम्ब्स फोर्स निकालने के लिए बोलता है दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में, जहां पर दोनों चार्ज पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे देगा और वहां पूछेगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसको IJ के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो। तो मेन कुछ यही एक दो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं। रिज्यूम कर लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल आपका यहां पर ऐसे रखा हुआ है और कंडीशन ये ले लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस लोकेशन पर रखा हुआ है, ठीक है, इस स्पेस में मान लेते हैं। इस चार्ज पार्टिकल का नाम दे देते हैं Q1। एक सेकेंड चार्ज पार्टिकल इससे सम डिस्टेंस r पर एक सेकेंड चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग करते क्या है, इसको भी प्लस चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसका चार्ज Q2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन हम लोग को गिवन है, ये सेपरेशन R गिवन है, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं Q1, एक सेकेंड चार्ज पार्टिकल ले लिए Q2, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज R। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, R है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और अलोंग दिस लाइन एंड अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एक फोर्स एग्जर्ट करता है। और इस फोर्स के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन इधर क्यों आएगा, और इस फोर्स का एक सर्टेन नोटेशन दे देते हैं F12। ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि इस फोर्स का नाम दे देते हैं F12, ठीक है। और F12 का मतलब क्या है कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन वन ड्यू टू टू, या फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2, ठीक है। तो ये फोर्स का एक सम डायरेक्शन ऐसे गिवन है, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली ये फोर्स है, तो ये ऑब्वियस ही बात है ये वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर होगा तो इसका एक सम मैग्नीट्यूड होगा प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अगर हम लोग कंडीशन ये ले ले कि इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर हम पता करना चाहें तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि F12 का अगर मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे तो F12 का मॉड जो आता है, इस मॉड को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और कंडीशन ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस और एयर में प्लेस करेंगे या वैक्यूम में प्लेस करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस और आप कह सकते हो एयर का होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म का मतलब ओनली हम लोग
मैग्नीट्यूड के बारे में पता है कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल्स, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट जब करेंगे इतने सेपरेशन पर रखने के बाद, तो उन दोनों के बीच में जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का फोर्स इस पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वाले मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म करते हैं। लेकिन अब हम लोग करते क्या है कि ये जो स्केलर फॉर्म है इसको अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो इस वाले मैग्नीट्यूड को कुछ डायरेक्शन हम लोग को प्रोवाइड करना होगा, और ये डायरेक्शन जैसे ही हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो ये वाला जो स्केलर फॉर्म है ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा स्केलर फॉर्म में। आप सही से समझो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो तो अगर उसको डायरेक्शन किसी भी तरीके से दे दोगे तो वो वेक्टर का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो इसीलिए अब हम लोग का मेन टारगेट है कि स्केलर फॉर्म अगर हम लोग को पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो किसी भी तरीके से इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन अगर हम असाइन कर दें तो डायरेक्शन असाइन करने के बाद ये जो स्केलर है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इस वाले स्केलर फॉर्म को या इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं। तो आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा और उसमें हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे यूनिट वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर का बहुत ही लार्ज स्केल में पूरे फिजिक्स में यूज है। जब भी आप वेक्टर को डील करते हो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। और यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और उस डायरेक्शन की वजह से वो क्या होता है कि अगर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो ओनली वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं लाता है। तो इसीलिए हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे, सिंपल थोड़ा बहुत इसको मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का वेक्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है, जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े होंगे, इधर उधर पढ़े होंगे, तो उनको यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा आइडिया यहीं से आपको मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सोचो, अब हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो ये स्केलर है ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सवाल है कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को पता है कि इस तरफ अगर एक्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर हमको मिल जाए, सही से समझो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये वाले स्केलर फॉर्म का मैग्नीट्यूड उतना पता है और हम लोग डायग्राम के थ्रू या ग्राफिकली हमको फोर्स का डायरेक्शन पता है, लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स या आप कह सकते हो कि जब भी एक्सप्लेन करना होगा तो इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैग्नीट्यूड को। अगर इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन इस लाइन के लॉन्ग हमको अच्छी तरह से पता है, लेकिन इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिख पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये किस तरफ डायरेक्टेड है, इसका आई कैप की तरफ डायरेक्टेड है, जे कैप की तरफ डायरेक्टेड है या के कैप की तरफ डायरेक्टेड है, ये एग्जैक्टली हमको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। तो इस तरह के परिस्थिति में हम इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सिंपल यहां से करते क्या है कि एक यूनिट वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है, जिसका डायरेक्शन इसी वेक्टर के तरफ है, और मान लेते हैं कि एक यूनिट वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है, और इस यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं और इस यूनिट वेक्टर को यू कैप नाम दे देते हैं। दिस यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड यू कैप। ठीक है, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर इसी लाइन के लॉन्ग है, मतलब सिंपल इसके पैरेलल, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग है। अब करना क्या है कि अब हम लोग कर क्या सकते हैं कि जो स्केलर फॉर्म था इसको एक डायरेक्शन हम दे सकते हैं, मतलब अब इसका मॉड हटा दें, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखते समय 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई यू कैप लिख दिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये वाला मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड में इस यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला जो पूरा मॉड है ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही से समझो, ये वाला तो मॉड था,
तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखे, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, तो ऐसे मैं बता दूं कि किसी भी वेक्टर को के मॉड में, तो ये F12 का मॉड है, इसमें अगर इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा यूनिट वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं हम जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसके मॉड में अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा वेक्टर दे देगा। पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो इसका मॉड दे रहा था, ये वाला मॉड दे रहा था, लेकिन इस मॉड में यू कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एक वेक्टर फॉर्म मिल गया। सही से इसको समझने की आप कोशिश करो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म बहुत सारे लोग गलत तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत लोग गलत तरीके से पढ़ भी लेते हैं, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में हमेशा दिक्कत रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया कि इसको एक डायरेक्शन हम लोग देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि F12 का मॉड अगर लिखें तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यू कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो यूनिट वेक्टर है जो हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है, ऐसे लिख सकते हैं कि यू कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is directed from 2 to 1, from charge particle 2 to 1। देख लो भाई, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये 2 से 1 के तरफ डायरेक्टेड है, ये यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग करते क्या है कि यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त टर्म डिफाइन कर रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम लोग डिफाइन तो किए हैं, लेकिन ये यूनिट वेक्टर हमेशा आप ऐसे डिफाइन करना कि हर सिचुएशन में आपको डायरेक्शन ऐसे लेना है कि हमेशा 2 से 1 की तरफ हो, लेकिन इस 2 और 1 का एक पर्टिकुलर नाम हम दे रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि ये वेक्टर फॉर्म को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक एक स्टेप ध्यान से समझना। फिर से इसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, मेरे साथ आप बताने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये क्या था, कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म था, इसका मैग्नीट्यूड पता था, और ये वेक्टर का डायरेक्शन डायग्राम के थ्रू पता है कि ऐसे है, लेकिन मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर सी है, और इस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी, ये क्या देता है, यूनिट वेक्टर। और सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ सी इंटू यू कैप, मतलब किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये वेक्टर जब लिखेंगे तो इसका मॉड इंटू यू कैप लिख दिया भाई, कोई दिक्कत। अच्छा यू कैप तो हम लोग को डिफाइन किए हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस यू कैप को हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो यू कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल 2 से चार्ज पार्टिकल 1 की तरफ है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल को लेकर। तो ये ध्यान में रखना, ये टर्म आपके लिए बहुत काम में आएगा जब भी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या देते हैं, रेफरेंस चार्ज पार्टिकल, रेफरेंस चार्ज पार्टिकल, रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसका नाम देते हैं टारगेट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये नामकरण कर देने से आपका सिचुएशन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि 2 टर्म डिफाइन किया, एक रेफरेंस चार्ज पार्टिकल और दूसरा क्या हो गया, टारगेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये रेफरेंस और टारगेट का मतलब क्या है, तो सिंपल यहां पर कोई बहुत बड़ा ये कंसेप्ट नहीं, एक छोटा सा टर्म है कि जिस पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट होगा इसका नाम दे देंगे टारगेट चार्ज पार्टिकल। अगर इन दोनों की बात करें, हम ये भी इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, लेकिन इस फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम केवल इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसके फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस पर फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड टारगेट चार्ज पार्टिकल। और ये फोर्स जो एग्जर्ट करेगा दैट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। तो इस Q1 पर फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है भाई, Q2 कर रहा है, तो Q2 का नाम क्या दे देंगे, रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। तो जिस पर फोर्स एग्जर्ट होगा दैट इज कॉल्ड, इसको लिख नहीं रहे हैं आप लोग, नोट्स तैयार कर लेना कि टारगेट चार्ज पार्टिकल किसको कहेंगे, जिस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, और रेफरेंस चार्ज पार्टिकल किसको बोलेंगे, जो फोर्स एग्जर्ट करेगा।
क्लियर? अगर मान लो कि अगर इस पर फोर्स ड्रॉ करते तो Q1 अगर Q2 पर फोर्स एग्जर्ट करता तब ये Q2 आपका क्या होता, टारगेट हो जाता, और Q1 क्या होता, रेफरेंस हो जाता। तो रेफरेंस और टारगेट रिलेटिव टर्म है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, ठीक है। तो ये दो टर्म हम अपने से लेकर आए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है तो आप कह सकते हो, आप ध्यान से देखो। अब ये जो यूनिट वेक्टर हम लोग डिफाइन किए हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के लिए, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम 2 से 1 ना बोलकर अगर बहुत अच्छे तरीके से कहें कि दिस यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम रेफरेंस चार्ज पार्टिकल टू टारगेट चार्ज पार्टिकल, नहीं कर सकते हो कि भाई 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड है, दैट मीन्स रेफरेंस चार्ज से टारगेट चार्ज की तरफ क्या है, डायरेक्टेड है। तो यहां से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि यू कैप क्या है कि इट इज डायरेक्टेड along the line joining reference charge particle and target charge particle, and always from reference charge particle to target charge particle, और डायरेक्ट कर सकते हो, और ऑलवेज अवे फ्रॉम द, और ऑलवेज अवे फ्रॉम द टारगेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, यहां कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा कि ऑलवेज इस टारगेट चार्ज पार्टिकल से अवे होगा, मतलब इससे अवे जाएगा, मतलब यहां दिखाओ चाहे यहां दिखाओ, बात एक ही है, तो इससे अवे जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग किसको डिफाइन कर दिए, यू कैप को डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये हम लोग का यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था, इस इंफॉर्मेशन का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है F12 को अब लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, और इसका डायरेक्शन कौन देगा, यू कैप देगा। और यहां से आप कह सकते हो कि अब हम लोग इस वाले मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्लियर। लेकिन बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि यूनिट वेक्टर हम लोग पता कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन में आपको यूनिट वेक्टर गिवन नहीं होता है। ये लिखने का एक तरीका है, डायरेक्शन दे दिए, जैसे ही डायरेक्शन दे दिए तो इसी का नाम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। लेकिन अगर आप जब भी वेक्टर फॉर्म के सिचुएशन को डील करते हो, वहां पर यूनिट वेक्टर आपको कभी भी गिवन नहीं होता है। जब भी गिवन होगा वहां यू कैप गिवन नहीं होगा। तो जब भी गिवन होता है इसका और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन होता है, यू कैप कभी भी गिवन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जब भी पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यू कैप के जगह पता है आपको क्या दिया हुआ रहेगा, आपको दिया ये रहेगा कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस ऐसे ले लिए, इस एक्स वाई प्लेन में दोनों चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वाले चार्ज पार्टिकल का यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, और इस चार्ज पार्टिकल का r2 वेक्टर गिवन है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हम लोग को दिया हुआ रहेगा, यू कैप कभी भी आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म निकल चुका है, लेकिन यू कैप के फॉर्म में निकला है। लेकिन अब हम लोग को जो पैरामीटर गिवन है, क्योंकि इस Q1 का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम R1 वेक्टर दे रहे हैं, और Q2 का जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है इसका नाम क्या दे रहे हैं, R2 दे रहे हैं। तो सिंपली यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को गिवन क्या होगा, गिवन R1 इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन,
ओरिजिन। R2 वेक्टर का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये दो चीज आपको गिवन होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ठीक है यू कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म तो लिख दिए, अब इसको R1 और R2 के टर्म में हम लोग को लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए इस वेक्टर फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं, और कैसे यूज करेंगे तो ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ कि ये यू कैप अगर हम लोग को पता चल जाए तो F1 तो निकल जाएगा। यू कैप ही ना अननोन था भाई, हम तो एज्यूम किए थे कि यू कैप इज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम रेफरेंस चार्ज पार्टिकल टू टारगेट चार्ज पार्टिकल, ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये किसी भी तरीके से पता चल जाए तो इसका एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो गिवन नहीं होगा, यू कैप गिवन नहीं होगा, अगर ये किसी तरीके से पता करना हो तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि अगर ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में जिधर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है एलोंग यूनिट वेक्टर, अगर कोई एक वेक्टर अगर हमको पता होगा तो यूनिट वेक्टर का अमाउंट पता चल जाएगा। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखो, ये हमको पता है, ये सब कुछ गिवन होगा, ये नहीं गिवन है, तो इसको निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे कि यू इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर पता हो तो हम यू कैप निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर सी है तो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यू कैप ऑलवेज सी वेक्टर बाय मॉड ऑफ सी होता है। क्योंकि कोई भी एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में हो तो उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जब भी निकालने जाओगे तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट वेक्टर देगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एकदम इस चीज को यहां से रिलेट करो। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर हमको पता होना चाहिए, सी वेक्टर की तरह कोई ना कोई एक वेक्टर इस लाइन के लॉन्ग पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर F12 पता है, F12 पता नहीं है। F12 पता होता तो इतना झमेला ही नहीं होता कि F12 का मतलब इसका वेक्टर फॉर्म, F12 पता नहीं है, वेक्टर पता ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड पता है लेकिन इसका डायरेक्शन हम लोगों को नहीं पता है। तो यू कैप निकालने के लिए वेक्टर पूरा कंप्लीट वेक्टर पता होगा तभी हम यू कैप निकाल सकते हैं। तो भाई इस डायरेक्शन में कोई ना कोई एक वेक्टर हमको पता चल जाए तो यू कैप निकल जाएगा। लेकिन F12 को हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि F12 का मैग्नीट्यूड केवल पता है और F12 का तो डायरेक्शन हमको चाहिए भाई, इसीलिए तो यू कैप निकाल रहे थे। तो क्या करोगे, इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है कि नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है नहीं, लेकिन एक वेक्टर हम यहां पर डिफाइन करते हैं इस यू कैप को निकालने के लिए। और ये वेक्टर कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में, यू कैप के डायरेक्शन में इसको हम ड्रॉ करती है। और जैसे इसको ड्रॉ कर दिए तो इसका नाम दे देते हैं R21 वेक्टर। इसका नाम क्या दे दिए, R21 वेक्टर, या सिंपल इसका नाम देते हैं R12। R12 का मतलब क्या है कि दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। हम लोग एक वेक्टर ये अपने से डिफाइन कर रहे हैं। सही से समझने की कोशिश करो, वेक्टर फॉर्म बहुत ही कंसेप्चुअल है। एक एक सीक्वेंस समझो कि यूनिट वेक्टर के बाद तुरंत हम लोग इस पर आ रहे हैं, तो यहां से एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं अपने से, और इस वेक्टर का नाम क्या दे रहे हैं, हम लोग इस वेक्टर का नाम दे रहे हैं R12। R12 का मतलब क्या है कि यहां सिंपल लिख सकते हैं, R12 को हम लोग लिख सकते हैं हियर, R12 का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, R12 वेक्टर हम लोग डिफाइन किए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि ये R12 डिफाइन करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये R12 से हम यू कैप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये वेक्टर अगर हमको पता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर पता है, तो इस वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो ये यू कैप निकल जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देयरफॉर यूनिट वेक्टर यू कैप अब निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे, ये वेक्टर हम डिफाइन किए हैं, जैसे इसको डिफाइन किए तो ये इस वेक्टर को, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, R12 का मॉड का मतलब ये वाला लेंथ हम लोग का, ये वाला लेंथ निकल जाएगा। ये वाला लेंथ कितना R है,
मॉड r12 मतलब मॉड ऑफ दिस वेक्टर r12 का मॉड कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग r12 वेक्टर डिवाइडेड बाई r लिख सकते हो, क्योंकि r1 मॉड ऑफ r12 ये किसके इक्वल आएगा, r के इक्वल आएगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यू कैप निकल गया। अब देखो, अब यहां से देयरफॉर f12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। यू कैप की जगह यहां से लिख सकते हैं ये वाला पार्ट r12 ये पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मॉड, और यहां से आप लिख सकते हो और f12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब लिख देते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा r12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन हम लोग का क्या निकल गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब बहुत लोग कहेंगे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो f12 जो आएगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r क्यूब इंटू r12 वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर के लिए यू कैप दिए थे, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। एक एक स्टेटमेंट से समझो। क्लियर। तो ये हम लोग का एक और एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म का ये हो गया। यहां से डिराइव करके ये वाले पार्ट पर आ गए, ये भी एक वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या है, कूलम्स लॉ है। लेकिन और r12 की अगर हम बात करें, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है। क्लियर। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसकी बात करें कि f12 का ठीक है सब कुछ पता चल गया, लेकिन इसमें ये वाला जो टर्म है ये तो हम लोग को पता नहीं है। बहुत लोग पूछ भी सकते हैं सर r12 हम कैसे पता करेंगे, ठीक है r12 का मॉड हमको पता है, उसका डायरेक्शन तो पता नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि r12 आपको जल्दी दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन जब इसका और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है तो r12 निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा है, सही से समझो। हम लोग को r12 किसी भी तरीके से पता करना रहेगा, तभी तो इसका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन लिख सकते हो। तो r12 हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, r12 इस वाले डायग्राम से नहीं निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि ये गिवन नहीं है, लेकिन ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये गिवन है। और ये अगर हमको चाहिए तो नहीं निकलेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा ट्रायंगल किसको फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, r12 निकल जाएगा भाई। बहुत सिंपल है। एक वेक्टर फॉर्म ये है, दूसरा वेक्टर फॉर्म ये है, लेकिन ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, ये भी डायरेक्ट गिवन नहीं होता है। तो और इसको सिंप्लीफाई करके लाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या लिख सकते हो बताओ। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर इस ट्रायंगल को देखकर जल्दी बताओ क्या हो सकता है। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। ये दो जो ट्रायंगल का साइड वेक्टर है, ये ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है टेकन इन ऑर्डर, और ये तीसरा साइड है, तो ये तीसरा साइड क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। यार ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in reverse order represents the resultant of the given vectors। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, r1 होगा। दैट मींस हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। तो यहां से लिख सकते हैं r2 वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, r12 इक्वल्स टू इन दोनों का समेशन कौन आएगा, r1 वेक्टर आएगा, r1। और हम लोग को क्या चाहिए था, r12 चाहिए था। देयरफॉर r12 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, यहां से r12 निकल गया क्या, r12 तो हम लोग को चाहिए था, क्योंकि ये और ये तो गिवन होगा, ये तो डेफिनेटली गिवन होगा। अब ये बोलोगे ये नहीं गिवन होगा, ये गिवन होगा। ये जब तक गिवन नहीं होगा आपका वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए पूछेगा ही नहीं। तो ये दोनों गिवन होगा तो ये निकल जाएगा। तो अब देखो वेक्टर फॉर्म हम लोग का कैसे रिड्यूस हो गया कि f12 जो आएगा ये दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q1 q2 बाई आर क्यूब, और जो r12 है उसको क्या लिख सकते हैं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो इस तरह आप वेक्टर फॉर्म इसका लिख सकते हो। ठीक है,
और बहुत सारे बुक में एक बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है कि यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया है, डिवाइडेड बाई आर कर दिया। आर का मतलब मॉड ऑफ R1 माइनस R2, एक आर को यहां ले लिए, और एक आर का मतलब क्या है कि इस पोजीशन वेक्टर का मॉड ले लिए। तो ऐसे दिखता है तो आपको बहुत डर लगता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग क्या लिख दिए, फोर्स मतलब कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग ये सारा कुछ 1 पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। किस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे? 1 पर कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन कंडीशन हम लोग लिए थे, केस 1 हम लोग लिए थे। केस 1 ये था कि व्हेन Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई किए और ग्रेटर देन 0 है, Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करोगे और वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लिए थे, तो हम लोगों के पास ये वाला इक्वेशन है। तो आप मेनली हम लोग बीच वाला इक्वेशन ये वाला लेके चलेंगे, ना ये लेके चलेंगे ना ये लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना कि हम लोग का ये अगर फॉर्म याद है तो ये हम लोग के लिए बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक शॉर्टकट भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा तो आप इस तरह डेरिवेशन दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मेट हमेशा आप याद रखना, ठीक है। F12 क्या है? F12 को हम लोग कह सकते हैं, F12 इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो R12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये सारा टर्म ध्यान में रखोगे, और ये तो आपको सारा चीज पता ही है, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो, तो पहला कंडीशन लिए थे कि दोनों सेम नेचर का है, मतलब ये दोनों प्लस लिए थे, दोनों नेगेटिव भी हो तब भी ये एक्सप्रेशन लिखोगे। लेकिन अब Q1 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर दोनों का नेचर अपोजिट है, एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, तब देखते हैं कि हम लोग का जो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है वो कैसा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं केस 2, जब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर अपोजिट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने माइनस Q1 चार्ज लिया है, यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज लिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, इस डिस्टेंस को R से डिनोट करें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। तो ये जो Q2 1 पर फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो ये जो Q2 है Q1 पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और इस डायरेक्शन में कुछ करेगा, और इस फोर्स का नाम दे देते हैं F12। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, क्लियर। तो इस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग को पता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसको डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज, चाहे ये फोर्स का डायरेक्शन 1 पर इधर हो चाहे इधर हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ऑलवेज हम लोग जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी यूनिक। यूनिक इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिट वेक्टर होगा ये यूनिक होगा, मतलब ऑलवेज इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम रेफरेंस चार्ज पार्टिकल टू टारगेट चार्ज पार्टिकल। मतलब एक यूनिट वेक्टर जब भी हम इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, चाहे ये अलोंग दिस लाइन ये हमेशा होगा, चाहे ये अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगा, चाहे इससे कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि इसके अट्रैक्टिव नेचर होगा, चाहे ये इसका डायरेक्शन कुछ भी हो, ऑलवेज एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे जिसका डायरेक्शन ऑलवेज रेफरेंस चार्ज पार्टिकल से किधर होगा, टारगेट चार्ज पार्टिकल की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ भी है, ये नहीं कि अगर इसका डायरेक्शन इधर आ गया तो बहुत सारे टीचर गलती करते हैं, एक यूनिट वेक्टर इधर डिफाइन कर देते हैं, हम उधर डिफाइन नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा जिस पर फोर्स एग्जर्ट होता है उसको टारगेट चार्ज पार्टिकल कहते हैं, जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसको रेफरेंस चार्ज पार्टिकल कहते हैं, और ये वाला जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऑलवेज यूनिट वेक्टर रेफरेंस चार्ज पार्टिकल से टारगेट चार्ज पार्टिकल की तरफ उसको ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो अब देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो F12 की अगर बात करें इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको एक डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन किधर देंगे, U कैप इधर डायरेक्टेड है, F12 इधर डायरेक्टेड है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन की दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, एक ही लाइन के लॉन्ग है, लेकिन इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं
कि यू कैप और इसके आगे एक नेगेटिव साइन दे दिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज इस यू कैप के क्या है, अपोजिट है, तो इसको क्या लिख दिया, माइनस यू कैप। क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो ये यूनिट वेक्टर यहां मल्टीप्लाई कर दिए माइनस यू कैप। अच्छा एक बात बताओ, ये भी हम लोग का वेक्टर फॉर्म है, लेकिन यू कैप जनरली हम लोग को गिवन नहीं होता है। यू कैप जब गिवन नहीं होगा तो हम लोग करेंगे क्या, अब इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से यू कैप को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, ऑलवेज पोजीशन वेक्टर जब भी डिफाइन करोगे तो किसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होगा, ऑलवेज हम लोग टारगेट चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि पोजीशन वेक्टर, ये नहीं कि इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो एक पोजीशन वेक्टर इसका ड्रॉ नहीं करेंगे। ड्रॉ करने का सही तरीका, बहुत लोग बहुत तरीके से कुछ भी लिख देते हैं, बहुत सारे टीचर को देखें बहुत गलत ये पढ़ाते हैं वेक्टर फॉर्म को। आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर टारगेट चार्ज पार्टिकल का ही लिखा जाता है, और किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो भाई रेफरेंस चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखे विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज पार्टिकल रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये आर वेक्टर कुछ ऐसा आएगा। इसको यहां नहीं, इसको ऐसे अगर हम दिखाएं, यहां से यहां एक पोजीशन वेक्टर आएगा, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसको लिख सकते हैं R12। R12 का मतलब क्या है कि 1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, 2 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे R12 डिफाइन कर दिए तो क्या यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यूनिट वेक्टर यू कैप कैसे निकालते हैं कि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12, और इसको लिख सकते हैं R12 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12 कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर F12 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस यू कैप की जगह क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब माइनस R12 वेक्टर। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये जो इक्वेशन आप लिखे हो, ये इक्वेशन भी कौन सा फॉर्मेट है, ये इक्वेशन भी आपका वेक्टर फॉर्मेट है, किसका, कूलम्स लॉ का है। इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगेन अगर आपसे R12 पूछेगा तो R12 तो निकाल ही सकते हो भाई, R12 गिवन नहीं होगा, जब भी गिवन होगा तो इसका और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि R12 जो पोजीशन वेक्टर है इसको आराम से लिख सकते हैं, ये कितना होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होता है, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे। क्लियर। तो इस तरह हम लोग वेक्टर फॉर्म किसका लिखे हैं, कूलम्स लॉ का। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल हम लिए थे Q1 पर, किसी भी कोई भी Q1 कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो एक चार्ज पार्टिकल अगर हम ले लें तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो भी कूलम फोर्स लगेगा उसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अट्रैक्टिव होगा तो माइनस R12 वेक्टर आ जाएगा, रिपल्सिव होगा तो ये वाला प्लस आ जाएगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा। लेकिन ये सब डेरिवेशन आपका था बोर्ड के लिए, लेकिन सम्स बनाने के लिए ये सब डेरिवेशन आपके काम में नहीं आने वाला है। एक एकदम छोटा सा, एकदम इसका जनरलाइज्ड फॉर्म आपको बता रहे हैं, और ये शॉर्टकट इतना जबरदस्त है कि आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं कि दोनों कंडीशन को मिलाकर एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालते हैं, और वो शॉर्टकट क्या है, और वही शॉर्टकट से आप सवाल बनाने में आपका बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला केस जो हमने लिए थे कि Q1 Q2 अगर सेम नेचर का होगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और उस केस में जो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इस फोर्स का अमाउंट आया था F12 जो आया था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू हम लोगों ने लिखा था इसको R12 वेक्टर लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये वेक्टर फॉर्म में था। एंड पहला कंडीशन ये था, एंड व्हेन, अच्छा एक काम करो, इसको लिख सकते हो कि व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0 आया था, तो इसको हम लोगों ने लिखा था
F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब, और यहां पर माइनस R12 वेक्टर हम लोगों ने लिखा था। ये दो इक्वेशन हम लोग के पास था, लेकिन अब हम लोग करेंगे क्या, अगर आप ध्यान से देखो कि इसको और इसको सेम फॉर्मेट में लाते हैं। सेम फॉर्मेट का मतलब ये R12 है, यहां भी R12 लाते हैं, तो ये नेगेटिव साइन हटाना होगा। नेगेटिव साइन तो हटा नहीं सकते हो, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं। और अरेंज करके लिखने का मतलब हम लोग करते क्या है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि पहले केस में जो सिचुएशन हम लोग लिए थे, ये पहला चार्ज Q1 था और ये सेकेंड चार्ज लिए थे, ये भी प्लस था, ये Q2 था और ये Q1 था। ये प्लस Q1 था, ये प्लस Q2 था। क्लियर? तो इसको हम करते क्या है कि यहां पर 1/4πε0 इसको प्लस Q1 और इसको प्लस Q2 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई R क्यूब, R12 वेक्टर ऐसे लिख देते हैं। और इसको लिखने के पीछे कुछ कारण है कि यहां पर Q1 का जो साइन था वो साइन ले ली और इसका जो साइन था वो साइन ले ली, तो क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? तो हम लोग कहेंगे इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, यही देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आगे है। कैसे? अब ध्यान से देखो, यहां पर लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहां पर सेम फॉर्मेट में लाने के लिए, मतलब सिंपल हम क्या करें कि इसको R12 के फॉर्म में लाने के लिए नेगेटिव साइन हटा देते हैं। और इस केस में आपको अच्छी तरह से पता था, यहां जो चार्ज पार्टिकल रखे थे -Q1 था और यहां जो चार्ज पार्टिकल रखे थे ये +Q2 था। तो ये नेगेटिव साइन हम करते क्या, Q1 को दे देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव साइन किसको दे देते हैं, Q1 को दे देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि -Q1 और Q2 का जो साइन था प्लस साइन था, तो इसको हम प्लस साइन दे देते हैं, +Q2 और R क्यूब, और इसको लिख देते हैं R12। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखोगे F12 इतना कुछ आ गया। ठीक है, तो अब सही से देखो, तो ये वाला जो फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट एकदम सेम आ गया। ये R12 है, यहां भी R12 है, ये F12 है, यहां भी क्या आ गया, F12 आ गया। अब ये फोर्स अगर रिपल्सिव होगा तब भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और अट्रैक्टिव होगा तो ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन कह रहा है कि जब भी चार्ज को लिखना होगा विथ नेगेटिव साइन लिखो। ये इक्वेशन कह रहा है कि Q1 को विथ साइन लिखा जाना चाहिए अगर लिखते हो R12 के टर्म में, और ये इक्वेशन कह रहा है कि जो जिस नेचर का है उसको भी उसी तरह के साइन के साथ लिखना होगा। ठीक है, जैसे सिंपल देखो, यहाँ -Q1 + Q2, तो -Q1 + Q2, यहाँ +Q1 + Q2, तो सब कुछ वही आ रहा। कहने का मतलब यहां से एक जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म इन फॉर बोथ द केसेस के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म क्या लिख सकते हो भाई, कि F12 जो आएगा डायरेक्ट हम लिख दिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R12 वेक्टर, वेयर Q1 एंड Q2 must be placed with along with their proper sign। कहने का मतलब क्या है कि ये दो केस अलग अलग हम लोग जो स्टडी कर रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 था, उस पर फोर्स निकाल रहे थे, तो रिपल्सिव था, तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। अट्रैक्टिव होगा तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक ही इक्वेशन हम लिख दिए, और ये इक्वेशन दोनों के लिए, अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वहां पर करना अब क्या है, जैसे पहले वाले केस में क्या था कि यहां जो मैग्नीट्यूड लिखे थे और यहां मैग्नीट्यूड लिखे थे, इन दोनों में Q1 Q2 को विथ साइन पुट नहीं करते थे, क्योंकि ये मॉड ऑफ F12 था, ये भी मॉड ऑफ F12 था, तो ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए हम लोगों ने Q1 Q2 के साथ साइन लेकर आ गया। तो जब भी अब देखो जनरलाइज फॉर्म में क्या आ गया कि जब भी आप एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रख सकते हो कि यहां पर कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, इसका नेचर कुछ भी हो, मतलब इन दोनों का नेचर कुछ भी हो, ये रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करे F12 या इस पर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करे, ऑलवेज आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि Q1 Q2 को जब भी प्लेस करेंगे विथ प्रॉपर साइन, मतलब अगर कोई प्लस है तो प्लस के साथ, कोई माइनस है तो माइनस के साथ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में चार्ज को
विथ साइन पुट करेंगे, लेकिन स्केलर फॉर्म में चार्ज को साइन के साथ कभी भी हम लोग पुट नहीं किए थे और ना कभी हम लोग करेंगे। केवल वेक्टर फॉर्म के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जनरलाइज फॉर्म है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ये वाला इक्वेशन किसके लिए था, ओनली फॉर रिपल्सिव। ये वाला इक्वेशन किसके लिए था, ओनली फॉर अट्रैक्टिव। लेकिन ये वाला किसके लिए, दोनों के लिए। लेकिन कंडीशन क्या लग गया कि Q1 Q2 को जब भी प्लेस करेंगे विथ प्रॉपर साइन। क्लियर। तो ये वाला एक वेक्टर फॉर्म का जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें, यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि इससे भी शॉर्टकट अगर हम लोग सीख लें तो और हम लोग के लिए सही रहेगा। और ये शॉर्टकट क्या है, अब क्या करना है कि यहां पर जो F12 लिखे हो, ठीक है, F12 जो इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, F12 इक्वल्स टू कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3 R12 आ रहा था। अब क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है कि Q1 Q2 को जब भी प्लेस किया जाएगा विथ साइन। ठीक है, यहां पर हम F12 को F लिख देते हैं। ठीक है, F12 को मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया। इसको लेकर परेशान मत होना, F12 को एक नाम दे दिया F। ठीक है, और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R3 ऐसे लिख देते हैं। और जो R12 है, इस R12 को R वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक है, इस R12 का क्या नाम दे दिए, R वेक्टर नाम दे दिए। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हियर F इज कॉल्ड फोर्स exerted on या फोर्स experienced by target charge particle ड्यू टू रेफरेंस चार्ज। और यहां पर आर वेक्टर जो है इसको हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम रेफरेंस चार्ज to target charge particle, रेफरेंस चार्ज पार्टिकल टू टारगेट चार्ज पार्टिकल। एक ध्यान से देखना है, मैंने यहां पर क्या किया कि ये जो इक्वेशन था इसको फिर मॉडिफाई करके लिख दिया। ये मॉडिफिकेशन ध्यान रखना, लास्ट में वो जितना भी डेरिवेशन था आपका बोर्ड के लिए था, अब फाइनली आपको सब कुछ छोड़ देना है। बोर्ड के लिए आप वो डेरिवेशन समझ गए कैसे क्या आ रहा था, अब फाइनली आपको क्या ध्यान रखना है, केवल इस इक्वेशन पर कंसंट्रेट करना है। और यही इक्वेशन आपका वेक्टर इक्वेशन है। और जब भी नीट और IIT JEE में कोई भी सवाल आएगा, इस इक्वेशन को आप याद रखना। और इसको याद रखने में भी आसानी होगा, क्योंकि ये सब फॉर्मेट याद रखने में बहुत दिक्कत है। 1 2 की जगह 2 1 हो गया तो सारा कहानी वही खत्म हो गया। इसीलिए आप केवल इस फॉर्मूला को याद रखना। और याद रखने का मतलब यहाँ F को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टारगेट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। और R वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम रेफरेंस चार्ज टू टारगेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये वाला फाइनल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका मतलब अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सम्स बनाओगे तो इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना होगा और इसी को यूज करके आप कोई भी सम्स बनाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को, पहले विजुअलाइज करते हैं, फिर कुछ सम्स पर हम लोग आएंगे। तो फाइनली मैंने आपको यह बताया कि जब भी आप किसी भी वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड सवाल को डील करो तो बस यही इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कैसे ये आया, ये सारा डेरिवेशन मैंने बता दिया। क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन आप उस तरह डेराइव कर सकते हो, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है ये वाला क्या है, एफ का मतलब क्या है, जल्दी बताने की कोशिश करो मेरे साथ। एफ का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन द टारगेट चार्ज पार्टिकल। और यहां पर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, या सिंपल ऐसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन
ऑलवेज रेफरेंस चार्ज पार्टिकल से टारगेट चार्ज पार्टिकल के तरफ होता है। एफ क्या है भाई? एफ क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन टारगेट चार्ज पार्टिकल। जिस पर फोर्स निकालना है उसी को टारगेट चार्ज पार्टिकल लेंगे, उसी की बात कर रहे हैं। तो आर वेक्टर किसका होगा? टारगेट चार्ज पार्टिकल का ही होगा। यह आर वेक्टर किसका है? टारगेट चार्ज पार्टिकल का। किसके रिस्पेक्ट में है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जैसे अब इस सिचुएशन को मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं। मान लो कि ये Q1 Q2 ऐसे रखा हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पर सेकेंड की वजह से फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 1 पर सेकेंड की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन है, पहले क्या करना? फोर्स का डायरेक्शन आप ड्रॉ करना, सबसे पहला काम। इसको जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे, सबसे पहला स्टेप, जब भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि हम लोग ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल पर पूछा है उस चार्ज पार्टिकल को आइडेंटिफाई करो एंड ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग Q1 पर पता कर रहे हैं, Q1 पर ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन। इसको ऑलवेज एफ लेट कर लो। इस फोर्स को हम लोग क्या लेट करेंगे? अब F12 F21 ये सब नोटेशन से बहुत दिक्कत होती है। डायरेक्ट एक सिंपल तरीका है, इसका नाम क्या दे दिए? एफ वेक्टर एक नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन दिखाए, पहला काम फोर्स का डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब क्या करना है? रेफरेंस चार्ज पार्टिकल और टारगेट चार्ज पार्टिकल का कंसेप्ट यहां लेकर आओगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जिस पर फोर्स लगता है, दिस चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड टारगेट चार्ज पार्टिकल। इसको हम लोग टारगेट चार्ज पार्टिकल कहते हैं। और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो टारगेट चार्ज पार्टिकल, फिर क्या हो गया? रेफरेंस। तो पहला स्टेप फोर्स का डायरेक्शन। नेक्स्ट इसी से पता चल गया कि टारगेट कौन होगा, रेफरेंस कौन होगा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? मेन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आर वेक्टर। आर वेक्टर को ड्रॉ करना। आर वेक्टर को अभी मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ, किसका वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सिंपली इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी का नहीं, सिंपल कहोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन ऑलवेज कहां होगा? रेफरेंस चार्ज पार्टिकल से कह सकते हो टारगेट चार्ज पार्टिकल के तरफ होगा। ठीक है, या सिंपल आप सही से ध्यान से समझो, इसको थोड़ा सा और याद रखने का तरीका बताता हूं। अच्छा, ध्यान से देखो, यहां पर एफ जो है टारगेट चार्ज पार्टिकल पर, ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा? रेफरेंस कर रहा। अच्छा, ये बताओ कि अगर ये इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो एज्यूम करके चलो, मान के चलो ये इसको चल के आना होगा। ये फोर्स एग्जर्ट, जैसे हम लोग नॉर्मली कहीं पर कोई ब्लॉक रखा होता है तो उस पर फोर्स एग्जर्ट करने के लिए क्या होता है? हम लोग को थोड़ा सा डिस्प्लेस होना होता है। तो सोच के देखो, इस Q2 को इस पर फोर्स लगाने के लिए किधर डिस्प्लेस होना होगा, कहां से कहां डिस्प्लेस होना होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये Q2 यहां से यहां तक चल के आया होगा। मान लो ऐसा सिचुएशन, ऐसा होता नहीं है, रॉन्ग कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग सिचुएशन को सिंपल करने के लिए ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि Q2 आया होगा, धीरे से आके यहां पर इस पर एक फोर्स एग्जर्ट किया होगा और फिर वापस जाके बैठ गया होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियली, हम लोग बस एज्यूम कर रहे हैं अपने समझने के लिए। इसीलिए इस Q2 को इस पर फोर्स एग्जर्ट करने के लिए यहां से लेकर यहां तक इसको डिस्प्लेस होना होगा, और यही जो डिस्प्लेस होगा, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर वेक्टर। तो जो वेक्टर आर यहां हम ड्रॉ किए हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? तो एफ वेक्टर अगर हमको चाहिए तो हम लोग को पता है कि यहां एफ वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आ जाएगा? RQ। अच्छा, एक बात बताओ कि यहां से क्या लिख देंगे? आर वेक्टर लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और लेकिन ये फॉर्मूला के साथ रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन है कि Q1 Q2 को विथ साइन पुट करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर दिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कन्वर्ट करने से विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा, इसको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप ध्यान में रखो कि आर को हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है? फाइनल
पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, सिंपल देखो, ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो यहां से यहां चल के गया है Q2, यहां से यहां चल के गया है, तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, तो इसको लिख देंगे R1 माइनस इनिशियल कितना है, R2 है। सही से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को काइनेमेटिक्स से आप पढ़े होगे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये याद रखना, जिनको नहीं पता है बस इसको याद रखना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है, जैसे सिंपल सोचो, ऐसा कुछ होता है, एक पार्टिकल ऐसे चल के जाता है, ए से बी तक जाता है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। ये इसका क्या है, आर इनिशियल होता है, और ये वाला क्या होता है, आर फाइनल होता है। और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। थोड़ा बहुत ये पढ़े होंगे। उसी तरह का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको विजुअलाइज करो तभी ये वेक्टर फॉर्म क्लियर होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, ये Q2 यहां से चल के आया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है। तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर R1 है, इनिशियल का कितना है, R2 है। यहां से यही ना चल के आया होगा, इसलिए R1 माइनस कितना हो गया, R2। इससे फायदा क्या है कि आपको पोजीशन वेक्टर निकालने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नोटेशन थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ सम्स हम लोग देखते हैं, तो ये और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पर है, और इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए जो भी एल्गोरिदम लगेगा, उस एल्गोरिदम को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये एल्गोरिदम यानी ये जो स्टेप्स है, अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर इन सारे स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो, तो ये मैं बता रहा हूँ कि सही में आप किसी भी सवाल को जो वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड है बहुत आसानी से बना सकते हो, चाहे किसी भी टाइप का आ जाए। बस आपको ध्यान में रखना है कि किस सीक्वेंस में इस एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। पहले ये वाला स्टेप, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन दिया क्या है और ये एल्गोरिदम का एप्लीकेशन हम लोग कैसे ही समझ में करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है कि पॉइंट चार्ज Q1 इतना है, 100 प्लस 100 माइक्रोकूलम is placed at point A 102 meter and another point charge QB equal to minus 200 microcoulomb is placed at point B 442. Find FB in vector form। कह रहा है कि FB को हम लोग किस फॉर्मेट में निकालना है, वेक्टर फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है। अब देखो B पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम कि जब भी आप इसको बनाना शुरू करो तो इसमें सबसे एल्गोरिदम का सबसे पहला स्टेप है, उसको पहले हम लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मैं कह रहा हूं या जो स्टेप्स मैंने लिखा है इसको अप्लाई करो शुरू में। आपको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं इसको बता रहा हूं, इसको इस स्टेप को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा इस सवाल को बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप 2-3 सवाल बना लोगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला स्टेप करें कि प्लॉट द चार्ज पार्टिकल्स ऑन XY प्लेन। तो सबसे पहले XY प्लेन हम लोग बना लेते हैं और बनाने के बाद उन दोनों चार्ज पार्टिकल को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह प्लॉट कर लिए, वाई एक्सिस है। नेक्स्ट ये हम लोग का कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है Q1 और QB। तो QA अगर जो दिया हुआ है इसका लोकेशन मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, क्योंकि इस प्लेन में इसका लोकेशन दिया हुआ है A लोकेशन पर है। तो ये वाला पॉइंट हम A ले लेते हैं और A का कोऑर्डिनेट हम लोग को गिवन है 102 गिवन है, ठीक है। और इसके बाद इस लोकेशन पर जो चार्ज पार्टिकल हम लोग रखे हैं ये QA रखा गया है और ये प्लस है, हम लोग का जो चार्ज पार्टिकल ये प्लस है, ठीक है। इसका अमाउंट गिवन है, ये QA ऐसे ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक B चार्ज पार्टिकल रखा गया है और यहाँ मान लो ये वाला B लोकेशन है, यहाँ इसको रखें। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये दिया हुआ है, ये माइनस है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसका लोकेशन गिवन है, इसको QB ले लेते हैं और इसका लोकेशन गिवन है B 442 गिवन है, ठीक है। इसका लोकेशन गिवन है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में गैप कुछ होगा, ये गैप गिवन नहीं है। आपसे पूछा है कि जो B पर फोर्स लग रहा है FB निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, प्लॉट करना। तो QA और QB को हम लोग प्लॉट कर दिए
विथ कोऑर्डिनेट, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है भाई, जल्दी बताने की कोशिश करो। अगला स्टेप अगर ध्यान से पढ़ोगे, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द रेफरेंस चार्ज पार्टिकल एंड टारगेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि जिस पर जो फोर्स एफ बी, जो फोर्स कैलकुलेट करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग को पूछा है कि बी पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो जिस पर जो फोर्स कैलकुलेट करना है उसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये जो प्लस चार्ज है माइनस को इस लाइन के लॉन्ग अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस वेक्टर का नाम हम दे देते हैं एफ बी। और यही हम लोगों से पूछा है कि एफ बी का अमाउंट कितना होगा, क्लियर। तो इसको ड्रॉ करना था। तो सेकेंड स्टेप क्या था, पहला स्टेप था प्लॉट करना, प्लॉट कर लिए थे। सेकेंड स्टेप में अभी हम लोग हैं और ये स्टेप सारे सवाल में लगेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स। तो जो फोर्स कैलकुलेट करना है वही हम लोग का रिक्वायर्ड फोर्स है, तो एफ बी का डायरेक्शन हम यहां दिखा दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, एंड आइडेंटिफाई द रेफरेंस चार्ज पार्टिकल एंड टारगेट चार्ज पार्टिकल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी वेक्टर फॉर्म को पढ़ा रहा था कि जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो रेफरेंस चार्ज पार्टिकल होता है और जिस पर फोर्स लगता है वो टारगेट चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये जो ए है इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, रेफरेंस चार्ज। और ये वाला जो पार्टिकल है हम लोग का, इसको हम लोग कहेंगे टारगेट चार्ज पार्टिकल। दिस चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड टारगेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए, मतलब इसको लिखना जरूरी है क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। स्टेप 2 में और कुछ नहीं करना था, स्टेप 2 कंप्लीट। नेक्स्ट अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 का रहा ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फाइंड इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करना है। अब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था और बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन टारगेट से रेफरेंस की तरफ हो सकता है या रेफरेंस से टारगेट की तरफ हो सकता है, यही ना होगा। तो सिंपल ऐसे सोचो कि डिस्प्लेस कौन होगा, इनडायरेक्टली हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ए। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ए, तो ये जाके इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब इसको डिस्प्लेस होना होगा। सही से समझने की कोशिश करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब इसको इनडायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं कि ये फोर्स एग्जर्ट करने के लिए, ये वाला फोर्स एग्जर्ट करने के लिए ए को यहां चल के जाना होगा। कहां से चल के जाना होगा, यहां से यहां चल के जाना होगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कह सकते हैं ए से बी की तरफ ऐसे डायरेक्टेड होगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लोग आर वेक्टर से ड्रॉ कर दिए। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो ये भी याद रख सकते हो कि रेफरेंस चार्ज पार्टिकल से टारगेट की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होता है। और ये डायरेक्शन निकालने का और एक तरीका जो अभी मैंने बताया, इसको भी ध्यान रखना कि सिंपल विजुलाइज करना कि इस फोर्स को कौन एग्जर्ट कर रहा है, इस फोर्स को ए एग्जर्ट कर रहा है। तो एज्यूम करो कि ये कैसे एग्जर्ट किया होगा, यहां से यहां गया होगा और जाकर इस पर फोर्स एग्जर्ट किया होगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन हम अपने समझने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम मान के चलेंगे कि ए यहां से चलते चलते यहां गया होगा और जाके तब इस पर फोर्स एग्जर्ट किया होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, क्लियर। तो थर्ड स्टेप क्या था, आर वेक्टर का डायरेक्शन निकाला। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन थर्ड स्टेप में ये भी कहा जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है। ये तो गिवन नहीं है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ इसका पोजीशन दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। तो आर वेक्टर हमको चाहिए। तो आर वेक्टर हम लोग को कैसे निकलता है, आर वेक्टर निकलता तब है जब इसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो, आर ए गिवन हो और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ये दोनों गिवन है भाई। बोलो कैसे, नहीं गिवन है, आर ए नहीं निकाल सकते हो। जब कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स में पढ़े हो कि एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका आर वेक्टर जो आएगा, इस आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर की अगर हम बात करें तो आर वेक्टर को जब कोऑर्डिनेट पता होता है तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो इसका कोऑर्डिनेट पता है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं भाई,
क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर आर है, आर ए को क्या लिख सकते हो 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप लिख सकते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं आई कैप प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 के कैप। आर ए वेक्टर निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है आरवी वेक्टर, ठीक है। तो आरवी वेक्टर का मतलब क्या है, आरवी वेक्टर मतलब इसका, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, तो आरवी वेक्टर अगर हम लोग निकाले तो आरवी वेक्टर आ जाएगा आपका 4, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स में आई से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई में जे से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 के कैप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आर ए निकल गया, ये आर बी निकल गया। अब क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिखते हैं। आर फाइनल का मतलब क्या है, यहां से चला तो ये इनिशियल था, यहां पहुंचा तो क्या है फाइनल। तो आर फाइनल का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब कौन सा आर बी, यहां से यहां चला ये इनिशियल और ये फाइनल, यही ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहां से डिस्प्लेस हुआ तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर ऐसे आएगा। तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है, फाइनल जहां यहां से यहां पहुंचा है तो फाइनल ये है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा आरबी होगा। आर एफ का मतलब आरबी माइनस आर आई आर इनिशियल, मतलब यहां का पोजीशन वेक्टर कितना होगा आर ए होगा। अच्छा एक बात बताओ कि आरबी हम लोग को पता है कितना, पता है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आर ए वेक्टर कितना आएगा भाई आई कैप माइनस 2 के कैप। अच्छा एक बात बताओ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और ये कितना आ जाएगा, ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो ये निकल गया पोजीशन वेक्टर। और जैसे ही पोजीशन वेक्टर निकला तो हम लोग का सवाल बन गया। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है भाई, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आर वेक्टर निकल गया और जैसे आर वेक्टर निकला तो हम लोग करना क्या था, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ड्रॉ कर चुके थे, यहां से ड्रॉ किए थे। एंड फाइंड इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप हम लोग इसका वैल्यू निकालिए। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी वेक्टर अगर ऐसे होता है तो इसका मॉड कितना होता है भाई। मॉड निकालने के लिए सिंपल आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। ये सब वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे भाई, मॉड ऑफ आर अगर हम लोग को चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, इसका मॉड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आएगा, मतलब इसको सिंपल आर भी लिख सकते हो। मॉड ऑफ आर मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा 25, रूट 25 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर भी निकल गया, आर वेक्टर भी निकल गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, फोर्स का वैल्यू चाहिए था। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा भाई, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फोर्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो एफ वेक्टर मतलब फोर्स को अगर निकालो तो एफ कितना आएगा, एफ का फॉर्मूला है, एफ का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू, फिर क्या करेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर, यही ना फॉर्मूला था हम लोग के पास, आर एफ वेक्टर को लिखने का यही ना फॉर्मूला था, जो फोर्स, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या है भाई, यही ना, यही फॉर्मूला है। अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला में कंडीशन लगा हुआ था कि Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड विथ प्रॉपर साइन, आर प्लेस्ड विथ साइन, जब भी पुट करेंगे साइन के साथ, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहां पर अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग लिखेंगे एफ वेक्टर, इसी को कैलकुलेट करना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई Q1, Q1 का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, Q1 का मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इंटू सेकेंड। Q1 किसी को भी ले सकते हो, जिस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं वो 1 होता है, ठीक है। या सिंपल देखो तो ये कितना हो जाएगा, Q1 मतलब Q भी ले लो तो Q भी कितना हो जाएगा, इसको पहले हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ और इंटू Q1 का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको लें कि इसको लें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का दिक्कत आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। प्लस माइनस के सब कोई भी किसी को भी 1 ले सकते हो, तो हम 1 इसको ले लेते हैं, जिस पर फोर्स लग रहा है 1 इसको ले लेते हैं। तो ये QB है, QB का चार्ज कितना है -200 माइक्रो, माइक्रो को हमेशा बदल लेते हैं कुलम में क्योंकि ये माइक्रो कुलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे Q2, देखो यहां पर Q1 जब भी मैंने प्लेस किया, इसको 1 मान लिया, तो Q1 का वैल्यू जब भी पुट करेंगे विथ साइन, यहां क्या आ गया, निगेटिव साइन पुट किए हैं,
जबकि हम लोग नॉर्मली ये वाला जब स्केलर फॉर्म यूज करते थे कूलम्स लॉ का इसके पहले, तो उसमें हम लोग साइन नहीं लेते थे चार्ज का, लेकिन वेक्टर फॉर्म जब भी यूज करोगे वहां साइन लेना होगा आपको, ठीक है। इनटू नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके 2 का चार्ज कितना है भाई, क्यू है 100 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 इतना आ गया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर का मतलब कितना हो जाएगा 5 क्यूब, और अप्रॉक्स ये से, और फिर एक गलती और हम लोग किए हैं कि यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपल आर वेक्टर भी लिखना होगा। तो आर वेक्टर कितना आएगा भाई, इसको मिटा ही देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो यहां से क्या करना था, ये तो मैं ये वाला पार्ट लिख दिए, लेकिन अभी हम लोग आर वेक्टर नहीं लिखे। आर वेक्टर कितना निकाले हो, आर वेक्टर यहां से निकाले हो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आर वेक्टर था क्योंकि इतना का ये वैल्यू लिख दिए, आर वेक्टर को 3i कैप प्लस 4j कैप। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, ये वाला टोटल कैलकुलेशन अगर देखोगे तो ये 7.2 आएगा, माइनस ऑफ 7.2 आएगा। कैसे आता क्यों आता कैलकुलेट करके देख लेना, ये टोटल कितना आ जाएगा -7.2 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा एक बात बता, निगेटिव साइन तो मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होता है, इसको इसके साथ लेके चले जाते हैं, तो 7.2 माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। तो ये जो एफ है यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को हम लोग कह रहे हैं वेक्टर फॉर्म। समझाने में इतना टाइम लगा है लेकिन ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एल्गोरिदम आप ध्यान में रखोगे। पहला स्टेप क्या था भाई, प्लॉट द चार्ज पार्टिकल ऑन XY प्लेन, प्लॉट कर दिए थे। नेक्स्ट क्या करना था, जो फोर्स को कैलकुलेट करना था उसको ड्रॉ करना था, उससे रेफरेंस और टारगेट चार्ज पार्टिकल पता चला। थर्ड स्टेप मेन हम लोग का सारा कुछ अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कुछ भी अगर वेक्टर फॉर्म में मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज रेफरेंस चार्ज टू क्या होता है, टारगेट चार्ज पार्टिकल की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किसके टर्म में निकालेंगे हम लोग, आई कैप जे कैप के टर्म में। तो निकालने के लिए सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखने का तरीका है, इसीलिए इस तरह लिख रहे हैं। ये इनिशियल यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा ये वाला चार्ज, तो ये इनिशियल और क्या है फाइनल, तो यहाँ से आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर बी माइनस आर यहाँ से कर दिए। तो ये आर जैसे निकला उसका मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड निकल गया, फिर लास्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला पुट करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और एक सवाल हम लोग करते हैं कि कंसेप्ट हम लोग का और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा ये कि एक प्लस Q1 चार्ज है जिसको कहाँ रखा गया, इस लोकेशन इस पोजीशन पर। एक Q2 चार्ज को रखा गया इस पोजीशन पर, और पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे भाई, जल्दी बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो प्लॉट आप कैसे करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि Q1 और Q2 को कहाँ रखा गया है। तो Q2 तो पता है हम लोग को ओरिजिन पर रखा गया है, क्योंकि Q2 का जो कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0, तो इसके हिसाब से Q2 कहाँ रखा गया, प्लस Q2 को ओरिजिन पर रखा गया, तो यहाँ पर प्लस Q2 ओरिजिन पर रखें। नेक्स्ट एक चार्ज Q1 कहाँ रखा गया, कोई मान लो लोकेशन ये वाला कुछ होगा, ये वाला लोकेशन है 2 -1 और 3, यहाँ पर किसको रखा गया, प्लस Q1 को रखा गया है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जैसे इन दोनों को प्लॉट किए तो इन दोनों को ऐसे एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये Q1 ऐसे हो गया और ये हम लोग का Q2 ऐसे हो गया, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करना। अब हम लोग करते क्या है कि पहले क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स, एक एक स्टेप मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन आपको मेनली जब भी इस तरह का सवाल बनाओगे तो स्टेप्स अब मैंने आपको बताया था समझने के लिए कि सिचुएशन कैसा है। अब आपको करना क्या है कि और स्पीड इसको जल्दी बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लेना। ना फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है ना कुछ करना है, फोर्स का डायरेक्शन तो दिखाना है, मन कर तो दिखा दो यार, कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है कि Q2 पर फोर्स कितना होगा, तो डायरेक्ट लिख देना है कि इसको बोलेंगे टारगेट चार्ज पार्टिकल और इसको लिख देना है रेफरेंस चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना, फोर्स का डायरेक्शन दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि Q1 इस पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा। मैंने तो डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये Q1 Q2 ये फोर्स इस पर आपका मन कर रहा है तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये फोर्स ऐसे कुछ लगेगा और ये फोर्स क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है इसलिए ये टारगेट होगा, ये क्या होगा, रेफरेंस होगा, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप प्लॉट, सेकंड स्टेप क्या था, डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, इससे टारगेट और रेफरेंस पार्टिकल पता चल गया।
थर्ड स्टेप क्या करेंगे भाई, थर्ड स्टेप हम लोग का था, मेन है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज रेफरेंस चार्ज से किधर होता है, टारगेट की तरफ होता है, तो ये हमेशा इस तरह डायरेक्टेड होगा। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और डायरेक्ट अब क्या करना है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिए तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम लोग को पता है कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, क्योंकि ये कभी आप भूलोगे नहीं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। फाइनल किसको बोलेंगे, जहां हेड होगा वही फाइनल होगा, जहां टेल होगा वहां क्या होगा, इनिशियल होगा। तो सिंपल क्या करना कि आर फाइनल का मतलब क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2 -1 3। तो डायरेक्ट क्या करो आर फाइनल लिखते हैं। तो आर फाइनल कैसे लिखोगे, इसके आर फाइनल को आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करते हैं। फाइनल तो यही होगा ना भाई, क्योंकि ये इनिशियल होगा और ये वाला क्या होगा फाइनल, क्योंकि यहां से डिस्प्लेस हुआ है। एज्यूम करके चल रहे हैं कि Q1 आकर यहां पर फोर्स एक्सर्ट किया होगा, तो ये यहां से डिस्प्लेस हुआ होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर फाइनल को क्या लिखोगे, इसका अगर कोऑर्डिनेट पता है इस पार्टिकल का फाइनल का, यहां का लोकेशन का कोऑर्डिनेट पता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप माइनस आर इनिशियल, मतलब इनिशियल ये है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा भाई 2 i कैप प्लस माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब इसको कैलकुलेट करो, ये सब तो हट गया, तो ये माइनस 2 i कैप प्लस j कैप प्लस कितना हो जाएगा भाई, आप कह सकते हो ये आ जाएगा हम लोग का माइनस 3 k कैप। क्लियर, तो ये निकल गया हम लोग का आर वेक्टर। जैसे ही आर वेक्टर निकलता है, तीसरा स्टेप क्या था, आर वेक्टर जैसे ही निकला, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो इसका मॉड कितना आएगा, तो मॉड ऑफ आर, आई का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा भाई, तो ये 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये √14 आ गया। और इसी को क्या लिखेंगे, इसी को आर लिखते हैं। आर का मतलब इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से टारगेट और रेफरेंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। नेक्स्ट अब क्या करोगे, जैसे ही आर निकल गया और फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग के पास जो है, ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देना कि एफ इक्वल टू कितना आएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। और यहाँ से लिख सकते हो 9 × 10⁹ या डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो, Q1 Q2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो ये Q1 Q2, ये जब भी प्लेस करेंगे विथ साइन, ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे, प्लस Q1 प्लस Q2। और R का मतलब R निकाले हो कितना, R √14, तो √14 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा R वेक्टर निकाले हो कितना आ रहा, माइनस 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा भाई, F वेक्टर, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का हो गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये जो वेक्टर फॉर्म है आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड आपको और कहीं से भी सवाल मिले इसको बना लेना। इतने डिटेल में बताने के पीछे रीजन यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब आप पढ़ोगे, अभी आप जानते नहीं हो क्या होता है, लेकिन जब पढ़ोगे वहाँ भी वेक्टर फॉर्म का यूज होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहाँ भी वेक्टर फॉर्म का यूज होगा। तो ये सारे कंसेप्ट वहाँ पर कुछ भी डील करने वाले नहीं है, वहाँ डायरेक्ट हम स्किप कर जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में सब कुछ बताया, क्योंकि बहुत लोगों का वेक्टर भी बहुत सही नहीं होता है, जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े होते हैं तो उनका तो ऐसे ही हालत ख़राब होता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले जितना कुछ मैंने आज बताया है उसको ढंग से एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि सेम कंसेप्ट आपको क्लास 12 के करीब 3-4 टॉपिक्स में बार बार ये वेक्टर फॉर्म यूज होगा। इसीलिए कम से कम इस वाले कंसेप्ट को ढंग से रिवीजन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर फिर दोबारा इतने मतलब एक्सप्लेन करके हम बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे।